बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु। कहने का मतलब ये कि जो हमारे भाई बहने जो या छात्र छात्राएं जो हमारे या बंधु जितने भी लोग आप देख रहे हो, अगर आपकी परीक्षा लगी हुई है और आप बीए थर्ड ईयर में हैं, बीए तृतीय वर्ष में हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बशर्ते आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिए हो। ओके, तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है, बीए थर्ड ईयर में है, और तो उनको देखना तो कंपलसरी है। इससे पहले पेपर वन की वीडियो हमने आपको दे दी है, तो आप लोगों ने देखा होगा। पेपर वन का क्या नाम है भैया? आपके पेपर वन का नाम क्या है? इकोनॉमिक ऑफ द लेस डेवलपमेंट कंट्रीज। ओके, तो इसको तो हमने आपको पढ़ा ही दिया। अब पेपर टू क्या है? तो पेपर टू का क्या नाम है भाई? पेपर टू का नाम क्या है आपको पता होगा? इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्या? इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ इंडिया आपके पेपर टू का नाम है। और पेपर थ्री का क्या नाम है? पेपर थ्री की बात की है तो पेपर थ्री में दो खंड आपको मिलेंगे, ठीक है। पेपर थ्री जो है आपका इकोनॉमी का, वो आपको दो खंड मिलेंगे बीए तृतीय वर्ष में। बीए थर्ड ईयर में खास करके आपके एक विषय के तीन पेपर होते हैं, और तीसरा जो पेपर होता है अधिकतर विषय मतलब कि अधिकतर जो है सब्जेक्ट का, जैसे कि हिंदी में तो खैर वही चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे जैसे कि आपने ले लिया, मान लेते हैं साइकोलॉजी ले लिया, या आपने जियोग्राफी ले लिया, तो उसमें आपको चूज करना पड़ता है कि हाँ, मतलब मल्टीपल आपको करना, मतलब कि चूज करना पड़ता है कि आपको क्या पढ़ना है उसमें पेपर थ्री में। तो इसी प्रकार से इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में पेपर थ्री का बी ए थर्ड ईयर में दो भाग है। तो आप चाहे भाग एक लो चाहे भाग दो लो, दोनों में से केवल एक ही पढ़ना है। अब जो पेपर थ्री है आपका, उसमें जो खंड आ है, अर्थात जो पेपर थ्री का पहला होता है उसमें हम क्वांटिटिव जो है मेथड पढ़ते हैं। और पेपर टू की बात की तो पेपर टू में हम मतलब पेपर थ्री के भाग टू में क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थाट। ओके, तो अब चाहे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थाट आप पढ़ रहे हो और चाहे क्वांटिटिव मेथड पढ़ रहे हो, दोनों के लिए मैं मॉडल पेपर बता दूंगा। अब जैसा आपने चूज किया होगा तो उसी हिसाब से आप लोग पढ़िएगा। ओके, तो पेपर का नाम अगर आपके वही है तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे, तब ज़्यादा जो है अच्छे तरीके समझ में आएगा। हिंदी में सुनिए, पेपर वन का नाम है अर्ध विकसित देशों का आर्थिक विकास। पेपर टू की बात की जाए तो पेपर टू का आपके क्या नाम है? पेपर टू का नाम है भारत की आर्थिक राजनीति। और पेपर जो थ्री है उसमें दो खंड है। खंड आ का नाम है परिमाणात्मक विधियाँ, जिसको क्वांटिटिव मेथड कहा जाता है। और जो बा वाला पोर्शन है उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बा वाले में मेरे प्यारे दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा आर्थिक विचारों का इतिहास, अर्थात हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो यही सब आपको पढ़ना है। तो इसी श्रृंखला में आज का जो वीडियो होगा पेपर टू पर बेस होगा। इसी प्रकार से पेपर वन का ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो पेपर टू अब हम समझेंगे, ठीक है। आपको समझाना परम आवश्यक था, नहीं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हमारे भाई बंधु, तो आप परेशान ना हो, आसानी से हमें हर एक मुद्दे को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप बीए सेकेंड ईयर में हमसे पढ़े होंगे, निश्चित तौर पर आपके सारे प्रश्न आए होंगे, तो इसी प्रकार से बीए थर्ड ईयर में आपके सारे प्रश्न लाने का प्रयास रहेगा, ठीक। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ये पेपर टू है बीए थर्ड ईयर का, यानी बीए पार्ट थ्री, बीए तृतीय वर्ष या बीए फाइनल ईयर या लास्ट ईयर। ओके, उसका पेपर टू है। यही प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। 100% रिवीजन क्लास के तौर पर मैं इसको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका सारा का सारा रिवाइज भी हो जाए इसी वीडियो के माध्यम से। तो एक वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बीए थर्ड ईयर की मैं बात करूँ और देखेंगे यहाँ पर अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र, भारत की आर्थिक नीति, इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब मॉडल पेपर है 2022 का, आने वाली परीक्षा 23 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया लेक्चर। अब देखेंगे खंड। अब इसमें जैसा कि मेरा एक ही मॉडल होता है पेपर बनाने का, कि मैं पेपर जब बनाता हूँ तो उसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल करता हूँ, और मैं जो है 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल करता हूँ, जो कि अथवा करके होते हैं, 5 ही होते हैं लेकिन अथवा करके होते हैं, उसमें 10 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं लघु उत्तरीय के। 10 अति लघु उत्तरीय आपको बताऊँगा, 10 आपके जो है लघु उत्तरीय भी बताने का प्रयास रहेगा, और उसके बाद 5 आपको दीर्घ उत्तरीय रखा गया, जिनमें से आपको 2 ही करने हैं। तो उसमें भी अगर समय बचा तो हम उसको भी देखेंगे। इससे पहले अगर जिनका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, तीनों का मॉडल पेपर हमने 2022 का दे दिया है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसी प्रकार से बात की है प्राचीन इतिहास का, पेपर वन का कल वीडियो हमने अवेलेबल करवा दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
और जियोग्राफी का पेपर 1 का हो चुका है, पेपर 2 का जल्दी आएगा। हिंदी का पेपर 2 पेपर 3 हो चुका है, पेपर 1 जल्दी आपके समझ आएगा, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ओके, और भी जो सब्जेक्ट आपके संस्कृत वगैरह का, उसका भी दे दूंगा। आपके जो सब्जेक्ट है कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, मैं देखूंगा उसी हिसाब से करूंगा। ठीक, खंड आ से सभी प्रश्न आपको करने होंगे। 50 शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना होता। आइए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा को, बिना समय गवाए हुए आसानी से हमारे एक मुद्दे को समझते हैं। ओके, पहला प्रश्न दिया है आपका कि आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, आर्थिक नीति होती क्या भाई। तो आर्थिक नीति की अगर बात की जाए तो आप लिखेंगे कि सभी व्यावसायिक क्रियाएं या मतलब कि जो सामाजिक व आर्थिक जो हित में होती हैं ऐसी क्रियाएं, आप क्या लिखेंगे कि सभी व्यावसायिक क्रियाएं सामाजिक व आर्थिक हित में हों। इसके लिए सरकार क्या करती है, उन क्रियाओं पर नियमन करने के लिए, मतलब उन क्रियाओं को चलाने के लिए या उनको नियंत्रित रखने के लिए या फिर जो है हस्तक्षेप जो है करने के लिए क्या करती है। फिर से सुनिएगा एक बार, जो क्रियाएं होती हैं सरकार क्या करती है, उन क्रियाओं को चलाने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप करती है, और इसी हस्तक्षेप को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक नीति कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, क्या कहा हमने कि सभी व्यावसायिक क्रियाएं, क्या सभी व्यावसायिक जो कॉमर्शियल जो आपके वर्क्स होते हैं, जो व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, सभी व्यावसायिक क्रियाएं सामाजिक व आर्थिक हित में हो। ऐसी व्यावसायिक क्रियाएं जो कि समाज के हित में हो और जो है आर्थिक हित में हो, जिससे रुपया पैसा भी कमाया जा सके। ठीक, तो ऐसी हो तो इसके लिए क्या करी जाती है, सरकार के द्वारा ऐसी व्यावसायिक क्रियाओं को करने के लिए सरकार के द्वारा जिनसे क्या होता हो, जिनसे सामाजिक और आर्थिक हित होता हो, उन पर सरकार क्या करती है, उन क्रियाओं पर, कैसी क्रियाओं पर, उन व्यावसायिक क्रियाओं पर क्या करती है सरकार, नियमन करती है। नियमन माने उसको आगे बढ़ाती, चलाती है। उस नियम उसको क्रियाओं को चलाने के लिए, उसको नियंत्रित मतलब उन क्रियाओं पर अगर कोई बाउंडेशन करना, कुछ रोकना है तो उनके लिए क्या करती है, सरकार हस्तक्षेप करती है। और सरकार का के द्वारा किया गया यही हस्तक्षेप क्या कहलाता है, यही हस्तक्षेप मेरे प्यारे दोस्तों आपकी आर्थिक नीति कहलाती है। समझ में आ गई बातें आपके। तो आर्थिक नीति से तात्पर्य आप लिख देंगे, आप आगे लिख सकते हो कि संक्षेप में आर्थिक नीति सरकार की उन क्रियाओं को हम कहते हैं जो कि क्या होती हैं, जो सरकार आर्थिक क्षेत्र में करती है। आर्थिक नीति का उद्देश्य अल्प अवधि के लिए या दीर्घ अवधि के लिए, दोनों के लिए हो सकता है, और लोगों के कल्याण में वृद्धि करता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे कि आर्थिक नीति का क्या उद्देश्य होता है। आगे लिख सकते हैं कि आर्थिक नीति का उद्देश्य जो है कम अवधि के लिए, कम समय या फिर दीर्घ समय में लोगों के लिए कल्याण या फिर लोगों के कल्याण में क्या करती है, वृद्धि करती है। ये आप लिख देंगे। ठीक, तो यही इसका उद्देश्य होता है। और आर्थिक नीति हमने आपको समझा दी, आर्थिक नीति क्या है, आपके समझ में सारी बातें आ चुकी होंगी। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि निजीकरण से आपका मतलब कि आप क्या समझते हैं, फिर निजीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। या फिर कभी कभी आप देखे होंगे एग्जाम में केवल इतना लिखा गया, जैसे कि आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा जो है अति लघु उत्तरीय में कि आर्थिक नीति केवल इतना लिख दिया जाएगा, निजीकरण यही लिख देगा केवल, बस इतना, औद्योगिक नीति केवल लिख देगा बस। ठीक है, जो है MRTP लिख देगा केवल, बस इतना, और 4M लिख देगा केवल, मुद्रा संकुचन लिख देगा, जो है संसाधन हस्तांतरण लिख देगा, सार्वजनिक क्षेत्र लिख देगा, कृषि नीति लिख देगा, बस ऐसे केवल लिखेगा। उसमें पीछे वाला जो नहीं पूछेगा क्या लिखना है, बस तो उसके बारे में आपको 50 शब्द में लिख देना है। ठीक, जो भी कुछ आपको पता हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको निजीकरण पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता। निजीकरण, निजी माने क्या होता है, निजी माने होता है आपका प्राइवेट, और करण माने क्या होता है, क्रिया, मतलब कि प्राइवेटी, मतलब कि प्राइवेटेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बात किया संकुचित रूप में, संकीर्ण रूप में, तो संकुचित रूप में निजीकरण से अगर मतलब देखा जाए, निजीकरण से यह अभिप्राय होता है कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना जो कि अभी तक सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण में थी। निजीकरण समझ रहे हैं ना, जैसे प्राइवेटेशन, जैसे आप जो मोदी जी जो आप देख रहे हो, अगर वैसे आपको समझाना चाहें, अभी मैं फिर से लिखवा दूंगा। जैसे मोदी जी जो हैं आपके प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, रेल का क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। कह रहे मुद्दा उठा था कि हाँ समय बेचे जा रहे हैं, तो बेच नहीं रहे, उसका प्राइवेटी मतलब कि एक क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं।
कहने का मतलब यहाँ पर ये कि उसका निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण माने क्या कि जो कार्य अभी तक सरकार संभाल रही थी, अब वही कार्य क्या कौन संभालेगा, कोई प्राइवेट यानी कि कोई पूंजीपति जो व्यक्ति होगा वो खरीदेगा, उसको खरीदने के बाद में वो चलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यही हो गया आपका निजीकरण। मतलब कि जैसे कोनो स्कूल मान लेते हैं रहा होगा, कोई स्कूल है आपके बगल का, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल कोई रहा होगा और वो सरकारी हो जाता है, तो वो निजी स्कूल है वो क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो वो एक प्रकार से दूसरी क्रिया हो गई, इसकी विपरीत क्रिया हो गई निजीकरण के। लेकिन निजीकरण क्या होता है, अगर कोनो सरकारी स्कूल है और किन्हीं कारणों के बस सरकार उस स्कूल को चला नहीं पा रही है, तो क्या करेगी, उस सरकार को बंद कर, मतलब कि सरकार क्या करेगी, उस स्कूल को गई या तो बंद कर देंगे या तो किसी जो है दूसरे के हाथों से बेच देंगे। सरकार क्या करेगी, उससे पैसे लेगी पूंजीपति से, और पूंजीपति उस स्कूल को खरीद लेगा और वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। और अब वो मैनेजमेंट पूरा का पूरा कौन देखेगा, पूंजीपति देखेगा। अर्थात जो जैसे बड़े बड़े देखते होंगे आप, प्राइवेट बस भी चलते हैं, सरकारी बस भी चलते हैं, तो जो सरकारी बस होते हैं सार्वजनिक होते हैं, प्राइवेट बस आपको पता है निजी वाले बस होते हैं। अब निजी जो बस होते हैं उनका मन हुआ तो आपको काम करने देंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं, जितनी सैलरी उनकी मन होगी, जितने जिसके हिसाब से उस हिसाब से देंगे। सरकारी में क्या होता है कि आप काम करें या ना करें, सरकारी में बहुत ज़्यादा क्या होती है, ढिलाई होती है। तो ये चीज़ है, हालांकि अब थोड़ा बहुत इसमें सुधार होता गया है। तो ये निजीकरण यही होता है कि कब क्या हो जाए, निजीकरण का अगर छोटे अर्थ में अगर हम बात करें तो निजीकरण का मतलब होता है कि ऐसी औद्योगिक इकाइयां, मतलब ऐसी औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना जो कि अभी तक सरकारी स्वामित्व तथा जो है नियंत्रण में रही हो, उनको हम किसी जो है निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दें, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देते हैं जो कि अभी तक सरकार के हाथ में जो भी व्यवसाय का साधन हो या फिर उत्पत्ति का साधन हो, को कुछ भी हो, तो वो जो अभी तक जो सरकार के हाथों में था, अगर हम उसको पूंजीपति के हाथों में दे देते हैं तो वो क्या हो गया, आपका वही निजीकरण हो गया। लेकिन अगर इसका व्यापक अर्थों में हम देखेंगे प्रयोग, व्यापक माने थोड़ा सा बड़ा लेवल पर, तो व्यापक अर्थों में अगर हम देखें मुन्नवा ना, तो क्या होगा बताने का प्रयास करें फटाफट से। व्यापक अर्थों में क्या होगा, व्यापक अर्थों में अर्थव्यवस्था के निजीकरण से यह जो है समझा जाता है कि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों से निजी क्षेत्र की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, मतलब लगातार बाद के बाद में वृद्धि करते जाए। किसमें वृद्धि करते जाए भैया, एक बार नहीं वृद्धि करें, जो अर्थव्यवस्था की गतिविधि है उसमें जो निजी क्षेत्र है उनकी भूमिका, उनका जो रोल है निजी क्षेत्रों का, उस रोल को, उस भूमिका को क्या करा जाए, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाए, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहे, सस्टेनेबल तरीके से बढ़ता रहे। ये आपका निजीकरण का व्यापक अर्थ होता है। एक तो ये कि कोई एक सामान अगर कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट मतलब सरकारी काम नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो प्राइवेट के हाथों में हम बेच देंगे उसको। ठीक, अब मान लेते हैं कि कोनो ये हो कि कोई भी एक जो है बस खरीदा किसी प्राइवेट सेक्टर का, फिर उसने धीरे धीरे क्या करा, 2 बस खरीद लिया, 3 सरकार का बस खरीदा, 4 बस खरीद लिया, 5 खरीद लिया, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो कि वो पूरा बसें खरीद ले। तो ये सब ये भी एक प्रकार से निजीकरण होता है। ये व्यापक अर्थों में होता है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश परिवहन जो है, मान लेते टाटा अंबानी आ जाए वो खरीद ले। ठीक, ये समझ में आ गई आपकी बातें, समझ में आ गई आपकी बातें, ओके, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो निजीकरण बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर कि औद्योगिक नीति की कोई 5 विशेषताएं बताइए। औद्योगिक नीति की कोई 5 विशेषताएं बताइए। अब औद्योगिक नीति क्या होती है ये भी समझ लो। औद्योगिक नीति क्या होती है भाई, इसको आपको बताने का प्रयास किया जाए। औद्योगिक नीति जो होती है उसका तात्पर्य सरकार के द्वारा की जाने वाली ऐसी औपचारिक, औद्योगिक नीति तो हमने बता दी ना, सॉरी वो आर्थिक नीति थी हमने जो बताई थी, ये पहले ही हमने आर्थिक नीति बताई थी, अब यहाँ पर औद्योगिक नीति की बात कर रहा है। तो औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार के द्वारा की जाने वाली ऐसी औपचारिक घोषणा से होता है मेरे भाई, जिसके द्वारा सरकार क्या करती है, सरकार उद्योगों के प्रति अपनाई जाने वाली, जो सरकार के उद्योग हैं उनके प्रति अपनाई जाने वाली समस्त नीतियों का उल्लेख करती है। इस प्रकार की नीतियों को हम औद्योगिक नीति कहते हैं। समझ में आ गई बातें। बाकी आगे आप लिख सकते हैं कि किसी भी औद्योगिक नीति के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला कि सरकार की विचारधारा, क्या
सरकार की विचारधारा जो औद्योगिकरण का स्वरूप निश्चित करती है, और दूसरा वह भाग औद्योगिक नीति का, दूसरा भाग कौन सा होता है औद्योगिक नीति का? दूसरा भाग होता है कि इसको कार्यान्वित करने वाले नियम और सिद्धांत जो कि इस नीति के पीछे विद्यमान विचारधारा को निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए औद्योगिक नीति की, तो औद्योगिक नीति एक व्यापक विचारधारा होती है। कैसी विचारधारा होती है? व्यापक, मतलब बड़ी विचारधारा होती है जो सभी में व्याप्त होती है, जो उद्योगों की स्थापना, फिर से सुनिए, औद्योगिक नीति एक व्यापक विचारधारा होती है जो क्या करती है? जो उद्योगों की स्थापना और कार्यप्रणाली को नीति संबंधी, कैसी? नीति संबंधी ढांचा, यानी कि उसका जो सांचा होता है, नीति के संबंधित जो ढांचा है, और जो है उसको प्रदान करें और उसका मार्गदर्शन प्रदान करें। ठीक समझ में आ गई बातें? मतलब कि उद्योगों की स्थापना करे, उसकी कार्यप्रणालियों को नीति संबंधी ढांचा प्रदान करे, उसका मार्गदर्शन करे, ये तमाम सारी जो चीज़ें करती है या फिर जो करता है उसी को आर्थिक नीति कहते हैं। तो आर्थिक नीति के माध्यम से क्या होता है? आर्थिक नीति एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके माध्यम से उद्योगों की स्थापना हुआ, उसकी कार्यप्रणाली कैसी होगी, और उसकी नीति संबंधी जो ढांचा होगा कैसा होगा, और इसी के साथ साथ उसका मार्ग कैसा होगा, मार्गदर्शन करना हुआ, तो कौन करेगा? औद्योगिक नीति करेगी किसी भी उद्योगों का। तो यही होती है आपकी औद्योगिक नीति। अब पूछा क्या गया है आपसे कि औद्योगिक नीति की कोई 5 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता लिखो मेरे भाई। पहली विशेषता होती है औद्योगिक नीति, कौन सी विशेषता है? सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति। क्या? सार्वजनिक संबंध, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में जो नीतियां बनती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में जो सभी के लिए बनती हैं, सरकारी नीतियां बनती हैं, वो औद्योगिक नीति के अंतर्गत आती हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में जो नीतियां बनाई जाती हैं, ये पहली विशेषता हो गई औद्योगिक नीति की। दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है? दूसरी विशेषता ये है कि निजी क्षेत्र के संबंध में नीति। क्या? निजी क्षेत्र के संबंध में नीति भी जो है औद्योगिक नीति का एक विशेष जो है मतलब विशेषता है। और तीसरी जो विशेषता इसकी है औद्योगिक नीतियों की, कौन सी है? विदेशी विनियोग नीति। कैसी? विदेशी विनियोग नीति, मतलब कि विदेशों से अगर हमको विनिमय करना हुआ, विनिमय माने आदान प्रदान करना हुआ, तो अगर हमको विदेशों से आदान प्रदान करना हुआ, विनिमय करना हुआ, तो उसके लिए जो नीति बनाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं पे इसकी विशेषता औद्योगिक नीति के द्वारा ही होती है। चौथी औद्योगिक नीति की विशेषता ये होती है कि विदेशी तकनीकी के समझौते के संबंध में नीति। क्या? विदेशी तकनीकी के संबंध, मतलब कि समझौते के संबंध में भी नीतियों का कार्य कौन, मतलब एक प्रकार से विशेषता होती है किसकी? तो ये औपचारिक नीति की विशेषता होती है। वही जो पांचवी विशेषता होती है, कौन सी विशेषता होती है? कि एकाधिकार तथा बड़े घरानों के संबंध में नीति जो बनती है, वो भी नीति कहीं ना कहीं पे मतलब कि एक प्रकार से विशेषता होती है औद्योगिक नीति की। और छठवीं भी लिख लीजिए, अगर 5 ही पूछी गई थी, लेकिन एक और लिख लो आप, श्रमिकों के संबंध में नीति। तो ये तमाम सारी विशेषताएं होती किसकी? औद्योगिक नीति की। एक बार फिर से सुनिए। पहली विशेषता सार्वजनिक क्षेत्र में संबंध नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति। दूसरी विशेषता निजी क्षेत्र के संबंध में नीति। तीसरी विशेषता विदेशी विनियोग नीति। चौथी विशेषता विदेशी तकनीक के समझौते के संबंध में नीति। पांचवी विशेषता एकाधिकार तथा बड़े घरानों के संबंध में नीति। छठवीं विशेषता कौन सी हो गई? श्रमिकों के संबंध में नीति। ये बात क्लियर हो गई आपकी, ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हो गई आपकी औद्योगिक नीति की कुछ विशेषताएं। आगे समझते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि जो है MRTP अधिनियम क्या है? MRTP अधिनियम क्या है? समझते हैं भाई MRTP अधिनियम क्या होता है। तो MRTP की बात की जाए तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि देश के औद्योगिक क्षेत्र में संकेंद्रण की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए या फिर उसको पाने के दृष्टिकोण से, तथा बड़े औद्योगिक घरानों की एकाधिकारिक व प्रतिबंधक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए क्या किया गया? उसके दृष्टिकोण से भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने 1969 ईस्वी की बात है, 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने क्या करा? एकाधिकारी और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम अपनाया। और वही यही होता है कौन? MRTP अधिनियम। क्या? कौन? MRTP अधिनियम। ठीक। और 1970 ईस्वी की बात है, 1970 ईस्वी में एकाधिकारी और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार कमीशन की स्थापना भी हो जाती है।
तो यही है कि जो बड़े घराने थे या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र थे उसमें क्या थी, संकेंद्रण था। मतलब कि वो संकेंद्रण माने होता है कि कुछ कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में ही जो है उसका केंद्रित होना। आप देखेंगे कि जो पूंजीपति लोग होते थे केवल वही आगे बढ़ रहे थे, और एक सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति था। मतलब कि एक क्या, बहुत सारे एक वर्ग, दो वर्ग, समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ था। एक सर्वहारा वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। अब हुआ क्या कि जब उस पर जो है नियंत्रण उन लोगों का था, सभी बड़े बड़े जो घराने थे उनका एक अधिकार था, तो उसी को रोकने के लिए, उसी एक अधिकार को कि भैया ऐसा नहीं होगा, केवल आप ही इस पर राज नहीं करोगे, और भी लोग जो है पूंजीपति बन सकते हैं, और भी लोग धंधा करेंगे, तो इस प्रकार से उद्योग स्थापित करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1969 ईस्वी में एकाधिकारों और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम अपनाया, जो कि MRTP के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ में आ गई बातें। तो ये एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कि जैसे कि उत्पादन के साधनों पर किसी जो है बड़े घरानों का आधिपत्य होना, तो इसी को नियंत्रण में रखने के लिए। पांचवा प्रश्न है, फोरियम से आप क्या समझते हैं? फोरियम क्या है भाई? फोरियम से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे इसमें फोरियम वाले प्रश्न में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोई भी संगठन, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो और चाहे वो औद्योगिक संगठन हो, अपने विकास के लिए चार बातों का सहारा लेता है, और उन्हीं चार बातों का सहारा जो लेता है, जो व्यावसायिक आपका या फिर व्यापारिक या औद्योगिक जो संगठन होता है, वो चार बातों का जो सहारा लेता है, उन्हीं चार बातों को कहीं ना कहीं पे 4R के नाम से आना आता है। अब आपको बताया जाए कि वो चार कौन से हैं। पहला तो होता है आपका मनुष्य। पहला क्या है, कोई भी उद्योग चलाना होगा तो मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी ना, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कोई व्यापार करना हुआ मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। औद्योगों की अवस्था, मतलब चाहे औद्योगिक क्षेत्र में आप कोई कार्य कर रहे हो तो मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी ना, कुछ एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो हो गया पहला। दूसरा क्या होता है आपका, मुद्रा। दूसरा क्या, आपके पास पैसा होना चाहिए, मनी। राजकीय मुद्रा जब तक आपके पास नहीं होगी तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप कोई उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे, कोनो व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। तो दो ही चीज़ तो कंपलसरी होगा। तीसरा कौन सी कंपलसरी होनी चाहिए, कोनो उद्योग आपको खोलना है तो उसके लिए आपको मशीनों का होना जरूरी है, अर्थात जिससे आप बनाएंगे वो साधन आपके पास होना चाहिए, तो मशीन। और तीसरा चौथा कौन सी होनी चाहिए, जिस मशीन में क्या बनाएंगे आप, तो जो बनाएंगे उसका जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है वो होना चाहिए, अर्थात जो आपका जो माल है वो माल होना चाहिए। और माल किस में बनाया जाएगा उसके लिए मशीन होनी चाहिए। और जो है माल बनाएगा कौन, तो उसके लिए मैन पावर होनी चाहिए। मशीन आएगी कैसे, तो आपके पास पैसे होने चाहिए, मनी होनी चाहिए। तो ये चार चीज़ कंपलसरी होती है, इसे ही फोरियम के नाम से जाना जाता है। किसके, जो मनुष्य मुद्रा मशीन माल, मनुष्य मुद्रा मशीन माल, फोरियम। अब देखिएगा, मनुष्य को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, मनुष्य को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, मैन कहा जाता है, तो इसका यम हो गया। और मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहा जाता है, तो उसका भी यम हो गया। मशीन को मशीन ही कहा जाता है, उसका भी यम हो गया। और माल को माल ही कहा जाता है, तो इसका भी यम हो गया आपका। ठीक, तो चाहे ये 4 यम हो गया, 1 यम, 2 यम, 3 यम, 4 यम, तो 4 यम हो गया, इसी को 4 यम या फिर 4 यम कहा जाता है। तो चाहे आपको इसे 4 यम लिखे देगा, हो सकता है इसे हमने लिखा है 4 यम, तो ऐसे 4 यम भी लिख सकता है, चाहे तो आपका जो है ऐसे 4 यम लिख करके दे देगा जैसे यहाँ पर लिखा हमने। तो आप यही समझिए कि 4 यम का मतलब क्या होता है, 4 यम माने होता है जो है मैन, मनी एंड आपका मॉल एंड मशीन। ओके, समझ में आ गई बातें। तो भैया मनुष्य मुद्रा मशीन माल, मनुष्य मुद्रा मशीन माल, मनुष्य मुद्रा मशीन माल, ये क्या है, यही आपका फोरियम के नाम से जाना जाता है। बोलो समझ में आ रही बातें? फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए, तो फोरियम आपका हो गया। आगे आप इसके बारे में और लिख सकते हो कि इन चार तत्वों के सामूहिक रूप से भली भांति कार्य करने पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, और कुछ समय पूर्व तक मानव तत्व अर्थात श्रम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु अब यह अनुभव किया जा रहा है कि मशीन, माल एवं मुद्रा के व्यवस्थापन के साथ मानव तत्व की भी
उतनी ही आवश्यकता है जितनी इन तीनों की है। तो इसीलिए अब 4 यम की अवधारणा औद्योगिक जो है क्षेत्रों में खास करके अपनाई जाती है, और वो 4 हमने आपको बता दिया कौन, मनुष्य, मुद्रा और माल, मशीन। ठीक, समझ में आ गई बातें। चलिए, छठवां नंबर प्रश्न है, मुद्रा संकुचन के क्या प्रभाव होते हैं। मुद्रा संकुचन के क्या प्रभाव होते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करो भाई। मुद्रा संकुचन के क्या प्रभाव होते हैं। संकुचन माने होता है कम होना, मुद्रा माने मुद्रा यानी कि रुपया पैसा। तो मार्केट में रुपया पैसा अगर कम हो जाए तो ओके का प्रभाव पड़े मार्केट में या फिर समाज में, वही आपसे पूछा जा रहा है भाई। अब इसको आप समझोगे कैसे, अब बड़े ध्यान से समझो। मुद्रा संकुचन को पहले हम थोड़ा सा लिखित भाषा में आपको बता दे रहे हैं, आप सुनिए, उसके बाद में आपको समझा देंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। मुद्रा संकुचन की बात की जाए तो मुद्रा संकुचन आप लिखेंगे कि जब मार्केट में मुद्रा का रेट जो होता है, जब मार्केट में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, जब मार्केट में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, माल महंगे हो जाते हैं। समझ में आ गई बातें ना। जब आपके पास रुपये नहीं रहेगा तो आप कोनो माल खरीदोगे नहीं। ऐसे में जो कंपनियां बना रही हैं वो भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बैठी हैं, तो उनका माल बिकेगा नहीं तो क्या करेंगी, जो जैसे कि मान लेते हैं 1 किलो आपका बादाम जो था वो 500 रुपये का मिल रहा था, तो अब बादाम के छोड़ो यार बात, वो तो भाई मान लेते खाएंगे तो, नहीं तो खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लेते कौन सा व्यक्ति ठंडी कपड़ा था 200 रुपये का स्वेटर बनाया, 200 रुपये में बेच रहा था, अब वो 150 रुपये बनाया लेकिन 200 रुपये में बेच रहा है। अब जब कोई उसका खरीदेगा नहीं, 4-5 दिन ठेला लगाए रहेगा तो उसका कोई खरीदा नहीं, तब हुआ का कि कहेगा अच्छा चलो 150 का बनाया था तो 160 रुपये में निपटा दियो, तो 160 रुपये में कहेगा 160 रुपये, 160 रुपये, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जो है माल सस्ता करेगा, क्योंकि उसका बिकेगा नहीं तो माल सस्ता करेगा। 190 में मान लेते पहले करेगा, फिर 80 में करेगा, फिर 70 में करेगा, फिर लाकर के 60 में कर देगा। अगर 60 पर भी नहीं बिकेगा तो सोचेगा कि नहीं 100 जो है 55 पर ही बेच दे, तो इसी तरीके से वो कुछ ना कुछ पैसा कम ही कमा करके और बेच देगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है तो क्या होता है, मुद्रा का मूल्य जो होता है बढ़ जाता है। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा कम हो जाती है, और जब मुद्रा कम हो जाती है तो बाजार में क्या हो जाता है, बाजार में एक प्रकार से बात की जाए तो मुद्रा जब कम होता है तो महंगाई कम होती है। जब पैसा कम होगा तो महंगाई कम होगी, पैसा ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो यही होता है मुद्रा संकुचन। मुद्रा अगर मार्केट में कम होगी तो मुद्रा संकुचन। अब पूछा कहा जा रहा है कि मुद्रा संकुचन का क्या प्रभाव होगा, तो लिखें आप कि मुद्रा संकुचन में वस्तुओं के भाव घटने से यदि वस्तुओं को लाभ जो है होने की आशा रहती है तो इसमें व्यापारिक स्थिति खराब हो जाती है, उत्पादन कम होने लगते हैं और बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर मुद्रा संकुचन हुआ तो इससे क्या क्या होगा, आर्थिक विकास रुक जाएगा, क्योंकि जब लोगों का माल बिकेगा नहीं तो लोग जो है अलग से माल बनाएंगे नहीं, तो जब माल बनाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे में जब वो कंपनी लोग माल नहीं बनाएंगे तो जो कंपनी में वर्कर हैं, जो मैन पावर है, जो काम कर रहे हैं, उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा और उनको घर पर बैठा दिया। जब घर पर बैठ जाइए भाई, कंपनी में काम करते हैं तो क्या हो जाए, बेकारी, एक प्रकार से बेकारी की समस्या, यानी कि वो बेरोजगार हो जाएंगे जो कंपनी से निकाले गए, तो ये बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी, कम उत्पादन होने लगेगा। इस प्रकार से कई चीज़ें हो जा सकती हैं, व्यापारिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। तो ये कई प्रभाव पड़ेंगे, ऐसा आप जो है दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर, संसाधन हस्तांतरण के प्रोग्राम कौन कौन से हैं। जो है संसाधन हस्तांतरण के प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप कैसे लिखोगे भाई, आप लिखना कि संसाधन हस्तांतरण के जो प्रोग्राम मतलब कि के प्रोग्राम जो केंद्र द्वारा चलाए जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं कुछ। अब कौन कौन संसाधन माने होता है, संसाधन हस्तांतरण माने होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संसाधन बचे रहें, उसी को संसाधन हस्तांतरण कहा जाता है। समझते हैं भाई कौन कौन से सरकार के द्वारा नियम चलाए गए। पहला नियम कौन सा है, प्रधानमंत्री ग्राम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। क्या, प्रधानमंत्री ग्राम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये पहला एक प्रकार से योजना, एक प्रकार से क्या है जो है प्रोग्राम है जो कि संसाधन हस्तांतरण को लेकर के चलाया गया। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा लिखेंगे इंदिरा आवास योजना। क्या, इंदिरा आवास योजना, ये भी संसाधन हस्तांतरण का ही प्रोग्राम है।
और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन, क्या, राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन। ओके, चौथा क्या हो जाएगा आपका, सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा, सर्व शिक्षा अभियान। ये सब संसाधन हस्तांतरण के ही प्रोग्राम है। पांचवा क्या लिखेंगे आप, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, क्या, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम। तो ये आपके 5 प्रोग्राम खास करके चलाए गए केंद्र के द्वारा, जो कि संसाधन हस्तांतरण के ही प्रोग्राम है। ओके, इतना आप लिख देते, हो जाता आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है 8वां नंबर की, सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अर्थ है। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अर्थ है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अर्थ होता है, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक, सार्वजनिक माने होता है सरकारी क्षेत्र, ठीक। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। ओके, समझते भाई सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सभी को पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र अगर आप नहीं जानते तो सोचिए कुछ नहीं जानते। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र आपका वह क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होता है, सरकार के द्वारा चीज़ें की जाती हो, क्या, सरकार के द्वारा चीज़ें की जाती हो। ओके, वही सार्वजनिक क्षेत्र होता है। अब लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे ऐसे कि, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि जिन उपक्रमों का, या फिर आप लिख सकते हो कि जिन उपक्रमों या उद्योगों पर सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं का क्या होता है, स्वामित्व होता है, तथा प्रबंध वही लोग करते हैं, चाहे सरकार के संस्थाएं करें और चाहे कोई सार्वजनिक संस्था करे, उन्हें सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है, संस्था कहा जाता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। ओके, संक्षेप में अगर कहा जाए इसको, इसकी परिभाषा तो क्या लिखेंगे कि उन सभी उपक्रमों को, क्या, उन सभी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जिन पर पूर्णतः अथवा अधिकांश सार्वजनिक स्वामित्व हो तथा जिन पर नियंत्रण एवं संचालन कौन करता हो, सरकार करती हो। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का हस्तक्षेप हो, सरकार की बनाई गई नीतियां लागू होती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, पब्लिक प्लेस जिसको आप कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं मनवा, फटाफट समझने का प्रयास करो सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, 9वां नंबर प्रश्न है, कृषि नीति से क्या आशय है। कृषि नीति क्या होती है भाई, कृषि नीति क्या होती है। अब सार्वजनिक क्षेत्र तो बता दें, अब निजी क्षेत्र आपसे पूछता, निजी माने क्या होता है, पर्टिकुलर और मतलब प्राइवेट, ठीक। तो निजी क्षेत्र से आशय अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, अर्थात क्या होता है, जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनका अधिकार हो, उनका स्वामित्व हो, निजी स्वामित्व हो। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, उस क्षेत्र को हम निजी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ओके, और व्यक्तिगत हितों में संवर्धन एवं लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से ही इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। कृषि नीति से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखेंगे कि कृषि नीति कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की या फिर उन्नत करने की नीति होती है। ठीक, और कृषि नीति का बात किया तो इसका संबंध कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से होता है। ऐसी नीतियां, जो नीतियां कृषि का सर्वांगीण विकास करती हो, चौमुखी विकास करती हो, इस प्रकार की नीतियों को हम कृषि नीति कहते हैं। ये नीतियां प्रायः सरकार के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, आगे समझते हैं। तो इतना लिख देते, आपका हो गया। सामुदायिक विकास माने कि सभी का विकास एक साथ हो, निजी विकास माने पर्टिकुलर व्यक्ति का विकास हो, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे ना। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर है, पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। पूर्ण रोजगार से क्या आशय है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए समझते हैं पूर्ण रोजगार क्या होता है। तो पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना समष्टि अर्थनीति का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, इतना लिखेंगे। एक व्यक्ति है कीन्स, और कीन्स महोदय कहते हैं कि पूर्ण रोजगार का अर्थ अनइच्छिक बेरोजगारी का अभाव है। अनइच्छिक माना बिना इच्छा के। तो
कीन्स कहते हैं कि पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या होता है। पूर्ण रोजगार माने क्या होता है, अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव है। मतलब कि अनैच्छिक बेरोजगारी जो है, बिना इच्छा के बेरोजगारी की कमी होती है जहाँ पर। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पूर्ण रोजगार वह स्थिति होती है जिसमें देश के उन सभी व्यक्तियों को जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने की योग्य तथा इच्छुक होते हैं और उन्हें काम प्राप्त हो जाता हो, ऐसी स्थिति क्या कहलाती, पूर्ण रोजगार कहलाती है। कि आपके गांव में 10 लोग हैं और 10 लोग कार्य करने में सक्षम हैं किसी भी कार्य को, और वो आपस में मतलब कि 10 के 10 लोगों की नौकरी लगी हुई है, कहीं पर काम कर रहे हैं जो काम करने की योग्य है, तो वो एक प्रकार से क्या मानी जाएगी, उसको पूर्ण रोजगार आप कहेंगे। ठीक, तो ये बात क्लियर होगी आपकी। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। चलिए भाई आगे समझते हैं हम। सभी प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं आपको। खंड बा की मैं बात कर रहा हूँ। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। 200 शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। और बीए थर्ड ईयर वालों में आप लोग बड़े सुस्त हो यार, बड़ी दिन से क्लास नहीं हो रही थी। आप लोग जो है तब उसमें क्लास में बहुत ज़्यादा बोलते थे कि सर जी क्लास नहीं लेते हो, क्लास नहीं लेते हो। जब क्लास लो तो आप लोग आते ही नहीं हो ज़्यादा लोग, तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो आप लोग भारी सी संख्या में आओ ताकि मज़ा आए क्लास लेने में। शेयर करो सभी दोस्तों के पास वीडियो को। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय का क्या, कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में 4 अंतर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला अंतर आप लिखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र आपको हमने बता ही दिया था, निजी क्षेत्र भी समझा दिया क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ पर क्या होता है, उत्पादन के साधनों में क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है सरकार का अधिकार ना होकर के किसी पूंजीपति वर्ग का या फिर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर, ऐसी अर्थव्यवस्था उस जगह में जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र कहते हैं उस क्षेत्र को। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, पहला अंतर होता है आपका संगठन के प्रारूप में। संगठन के प्रारूप में कैसा अंतर होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात की जाए, लिखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विभागीय संगठन, सार्वजनिक निगम, कंपनी, बोर्ड और जन प्रयास आदि प्रारूप अपनाए जाते हैं। जबकि निजी क्षेत्रों की बात की है तो निजी क्षेत्रों के उपक्रमों के संगठन के लिए एकाकी व्यापार तथा साझेदारी एवं कंपनी प्रारूप अपनाए जाते हैं खास करके। ओके, और दूसरा अंतर होता है औद्योगिक संबंधों को लेकर के। अब ये अंतर क्या है सुनिएगा। दूसरा अंतर है औद्योगिक संबंधों में अंतर। अब उसमें क्या है कि जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उसमें जो होता है, जो श्रमिक लोग होते हैं उन श्रमिकों को या जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों की जो सुविधाएं होती हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है तथा श्रम कल्याण संबंधी संनियमों का पालन भी किया जाता है। और इस प्रकार औद्योगिक संबंधों में सुधार होता है सार्वजनिक क्षेत्रों में। जबकि बात की जाए निजी क्षेत्रों में तो निजी उपक्रमों में राजकीय उपक्रमों की तुलना में श्रमिकों तथा कर्मचारियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, अतः औद्योगिक संबंध खराब हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आप ध्यान रखेंगे। सरकारी में ज़्यादा कम काम करना पड़ता है और प्राइवेट में ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तीसरा होता है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव का होता है भाई, राजनीतिक प्रभाव में भी अंतर होता है। बात किया सार्वजनिक क्षेत्रों की तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली जो होती है, जो विचारधारा होती है या जो नीतियां होती हैं, क्या करती हैं, उस राजनीतिक दल की नीतियों के अनुरूप होती हैं जो दल सत्ता में होता है। समझ रहे हैं ना क्या कहा हमने, कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली, विचारधारा या नीतियां, चाहे कार्यप्रणाली हो, चाहे विचारधारा हो, चाहे कोई नीति हो, ये सब राजनीतिक दल की नीतियों के अनुरूप होती हैं। ऐसे राजनीतिक दल जो कि सत्ता में होते हैं। ठीक, दूसरी बात निजी क्षेत्रों में क्या होता है, निजी क्षेत्रों के उपक्रमों में राजनीतिक प्रभाव नहीं के बराबर होते, चाहे जो सत्ता में हो उससे कोनो मतलब नहीं है। जो है क्षेत्र जैसा है उसी के हिसाब से, मतलब कि निजी क्षेत्रों में वो अपने हिसाब से करेगा, उसमें राजनीतिक दल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लगभग नगण्य के बराबर होता है। चौथी बात क्या होती है, चौथा अंतर होता है आवश्यकता के हिसाब से। तो बात की जाए सार्वजनिक क्षेत्रों की तो सार्वजनिक क्षेत्रों में आप देखेंगे राष्ट्रीय महत्व, सामरिक महत्व
तथा उपयोगी सेवाओं वाले उद्योगों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र में ही संभव होता है। जबकि निजी क्षेत्रों की बात की जाए तो निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकृति के उद्योग का संचालन किया जा सकता है, और जबकि इसमें ऐसे उद्योगों का संचालन किया जाता है जो कि राष्ट्र के हित में हो, जिनका राष्ट्रीय महत्व हो, जो सामरिक जिनका महत्व हो, जो लोगों के लिए उपयोगी हो, ऐसे उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्रों में किए जाते हैं। बाकी निजी क्षेत्रों में बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं जिनसे चाहे लाभ हो, चाहे समाज का चाहे हानि हो, उससे नहीं मतलब होता। ठीक, तो ये अंतर हो गया आपके चार। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके, चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें, ये वाला। तो प्रश्न क्या है कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से इसको जान लीजिए आप कि भारत में गरीबी का जो एक प्रकार से कारण है वो कौन कौन से कारण है गरीबी के। देखिए भाई, गरीबी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं भारत में। तो भारत में खास करके बात की जाए, गरीबी के कई कारण होते हैं। ठीक है, भारत में गरीबी के कितने कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। अब आइए हम एक एक कारण को आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, पहला जो कारण होता है गरीबी का, वो होता है जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो आप ऐसे लिखेंगे, पहला कारण क्या लिखेंगे कि भारत में गरीबी के कारण इस प्रकार से हैं। पहला कारण में लिखेंगे जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि। अब उसमें आगे और आप लिख सकते हो कैसा, क्या कि भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 1.70 करोड़ की दर से, मतलब 1.7 करोड़ की दर से बढ़ रही है, जो लगभग 2.5% है। और इसके अनुपात में उत्पादन का जो है जो बढ़ रहा है, जो उत्पादन बढ़ रहा है उसकी तुलना क्या है, कम है। मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है और उत्पादन के साधन जो है वो कम बढ़ रहे हैं। तो ये पहली एक प्रकार से गरीबी का कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है गरीबी का भारत में, कि कृषि की शोचनीय दशा है यहाँ की। मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी बात की जाए इसकी स्थिति की तो यहाँ की दशा बड़ी ही शोचनीय है। कृषि से राष्ट्रीय आय का लगभग और लगभग बात की जाए 4.5% भाग प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात की जाए अगला अंतर क्या होता है, तीसरा अंतर होता है सामाजिक कुरीतियाँ। भारत की बात की जाए तो भारत में आप देखेंगे तमाम सारी कुरीतियाँ, जैसे कि जाति प्रथा हो गई, आप देखेंगे संयुक्त परिवार प्रणाली हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, धार्मिक अंधविश्वास हो गए। ये तमाम सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो कि देश के विकास में बाधक है, जिससे प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो कम हो जाती है, ये बात है। अब संयुक्त परिवार प्रणाली जो है ये क्यों एक प्रकार से बुरी मानी जाती है इस समय। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ये बात भी ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं तो जीवन में कुछ नहीं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपने पैसा नहीं कमाया जीवन में तो कुछ नहीं कमाया। अगर आपने सोचा कि ये जीवन नश्वर है, नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते यापो न शोषयति मारुतः। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि ये जो आत्मा है वो अजर अमर और अविनाशी है, इसका नष्ट कभी नहीं होता, न तो वायु इसको सुखा सकती है, न हवा जो है इसको उड़ा सकती है, और इसी प्रकार से ना जल इसको भिगो सकता है, डुबो सकता है या गीला कर सकता है, इसी प्रकार से शस्त्र के द्वारा भेदा नहीं जा सकता आत्मा। शरीर ही नश्वर है, शरीर का कुछ पता नहीं कब आदमी मरे कब जिए, ये सब। तो जिस दिन आपने ये सोचा उस दिन आपको अर्थ से विश्वास हट जाएगा। आप खूब पैसा कमा लेंगे और कमाने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो एक प्रकार से देखेंगे कि पैसा आप फिर एक बात सुनिए, पैसा नहीं रहेगा तो लोग पैसे के पीछे भागेंगे, जब पैसा हो जाएगा तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको चैन नहीं मिलेगा। गरीब भी रहेंगे तो आपको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन गरीबी में एक टास्क ये होता है, मज़ा तब आता है कि जब आप रोड पर निकलो, समोसा वहीं पर बगल में छन रहा हो और समोसा देख करके आपके मुंह में पानी आ गया हो, आपको भूख लगी हो और आपको समोसा खाने का मन कर रहा हो, और आपके जेब में 5 रुपए के बजाय आपके जेब में 3 ही रुपए पड़े हो, वो होती है गरीबी। और वही होता असली मजा कि 3 रुपए में आपको समोसा कैसे खाना है, अपनी आत्मा की तृप्ति करनी है समोसा खा करके, या फिर 3 रुपए बचा के रखना है। ऐसी कंडीशन जब उत्पन्न हो जाती है तो वो व्यक्ति सफल होता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अर्थशास्त्र में खास करके बात की जाए तो अर्थ तंत्र पर लोग विशेष ध्यान देते हैं और उसको सफल माना जाता है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली जो होती है आपकी, इसमें होता क्या है कि सभी लोगों का प्यार होता है, तमाम सारे लोग होते हैं, सभी का प्यार होता है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी सभी लोग एक साथ ही में रहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक आदमी व्यक्ति कमाएंगे,
बाकी सब बैठ के खाएंगे। तो जब भैया यक्के दुजे ने कमाबो तो जितना कमाइए ना उतना से तो खाए लेबो। तो इससे क्या हो जे प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी। लोग जैसे कि 10 लोग हैं घर में, 10 के 10 अगर कमाएंगे तो 10-10 रुपया कमाइए तो 10 कितना हो जाए 100 रुपया हो जाए। 100 रुपया महीने कमाई, आप 50 खा लेंगे तो 50 उनके बचा। ठीक, लेकिन जब दुइये लोग कमाई है 10-10 रुपया 20 रुपया कमाई लो, खाए वाले 10 जने हैं तो क्या हो भाई, क्या होगा। जब खाने वाले 10 जने हैं और 20 रुपया कमाया और 50 रुपये खर्चा, तो 30 रुपया लेस में गए कि नहीं गए। तो यही होता है, इससे गरीबी बढ़ती है। तो ये भी कारण है भारत में गरीबी का, ये सामाजिक कुप्रथाएं हैं। चाहे आप देखेंगे कि शादी करना हुआ आपको, अब शादी में वो इतना खर्चा आना, वैसे जाहिर सी बात है शादी में इतना खर्चा आता नहीं ज़्यादा। लेकिन अब होता क्या है कि संस्कृतिकरण, एक आपने नाम सुना होगा संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होता है, अब समझ लो भाई, थोड़ा सा अगर पॉइंट खुल ही गया तो समझ लो ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या होता है कि जो छोटे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मान लेते कोई गरीब व्यक्ति है और कोई अमीर व्यक्ति है। अब अमीर व्यक्ति जो है उसके पास पैसा है, या फिर जो बड़े व्यक्ति है उनके पास पैसा है, वो लोग अपनी लड़की की शादी में अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, लड़की की शादी में अच्छा अच्छा तमाम सारा बड़ा बड़ा चीज़ कर लिए। ठीक, अब किसी गरीब ने देखा कि भाई इनके शादी में ऐसा ऐसा था, फिर उसने पैसा कमाया कुछ मात्रा में, मान लीजिए तो 5-6 लाख रुपए उसके पास हो गया। अब वो क्या करेगा कि वो भी सोचेगा कि फलनमा इसे करिस रहा, हमहू लाओ करी, लोग समझे कि हमहू अमीर है। तो ऐसे में क्या होगा कि बेचारे जो तन पेट काट करके जो 4-5 लाख रुपए बचा करके रखे थे, वो शादी ब्याह में थोड़ा उड़ा देंगे कि हाँ इसी के लिए कमाया था। समझ रहे हैं ना। लेकिन शादी विवाह में जो है गोला दागेंगे। अब जैसे गोला दगा, गोला ऊपर गया शादी विवाह, पता नहीं उसका कोई महत्व तो नहीं है, दग करके खत्म हो गया। बस एक बस ये होता है कि हाँ फलाने व्यक्ति भाई गोला दगाए ना ऊपर, तो अब गोला दगाने का कोई महत्व, कोई अब उस पर केयरिंग नहीं करता, गोला दग रहा है चाहे ना दग रहा हो कोई मतलब नहीं है। ठीक, एक आध दो बार नजर चली जाती है ऊपर देख लेता है, बाकी नहीं दगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब होगा क्या कि समाज के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इसी एक्सेप्ट और अनएक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए लोगों का खर्चा बढ़ रहा है। चाहे व्यक्ति के जेब में 10 रुपए हो, 10 रुपए उसको उधार लेने पड़े, लेकिन समाज के दिखावटीपन को करने के लिए, दिखावे के लिए उसको करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि फलाने ने किया है। ठीक, तो ये बात होती है। तो यही सब मैटर है भाई, और कुछ होता नहीं है। अब ये बात भी जान लो यार, एक जीवन में पैसा वैसा कमा लेंगे, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, जब आपके परिवार आपका कोई साथ नहीं होगा तो भी आपको दिक्कत होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या होता है भाई, चौथा अंतर होता है भारत में गरीबी का, कौन सा, अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार। क्योंकि नेता लोग जो यहाँ पर है भ्रष्टाचारी हैं। अनैतिकता क्या है कि भारत की बात की जाए तो भारत में अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रशासनिक अकुशलता भी है, जिससे पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष सफलता नहीं मिल रही है। उत्पादन तथा रोजगार ना बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है। ठीक, कई सारी चीज़ें हैं। पांचवा अंतर हो सकता है आपका विदेशी प्रशासन का अभाव। क्योंकि भारत में क्या हुआ है कि सदियों से परतंत्र भारत रहा, यहाँ पर विदेशी लोग आते गए, यहाँ पर लूटते गए, अर्थव्यवस्था का शोषण किया पूर्ण रूप से, देश के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान लोगों ने नहीं दिया। और बाद में आकर के जब देश आज़ाद हुआ तब यहाँ के लोग शुरू किए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। छठवां कारण आप लिख सकते हो भारत में गरीबी का क्या कारण है भाई, पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता। जो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लगभग 8 पंचवर्षीय योजना चलाई गई, और 8 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, समाप्त हुई, और 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है इस समय। और मतलब कि इस समय नहीं चल रही, मतलब कि हो चुकी वो भी। तो यहाँ की नियोजन नीतियाँ जो है ऐसी रही हैं कि बेरोजगारी कम होने के बजाय बढ़ती गई, और नियोजन प्रति व्यक्ति आय में जो है पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो भी क्या हो गई भाई, वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे असफल होती गई। और 9वीं पंचवर्षीय योजना बीत गई भाई, उसमें कोई नहीं। अब आप सर्च कर लेंगे अगर गूगल पे पंचवर्षीय योजना के बारे में तो आ जाएगा। हालांकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ सकता है, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको सब डाटा मिल जाएगा, कब से कब तक कैसे कैसे क्या हुआ, बीच में कुछ ब्रेक भी था, तो ये तमाम सारी चीज़ें।
सातवां अंतर आप बता सकते हो कि श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी। चूँकि भारत देशों की बात की जाए तो भारत में अन्य देशों की तुलना में जो श्रमिक हैं उनकी जो क्षमता है वो किन्हीं कारणों के बस में क्या होती है, कम होती है। चूँकि भारत के लोग कुछ आलसी होते हैं, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग आलसी होते हैं अन्य देशों की तुलना में, इसीलिए यहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है, लोगों की कार्यकुशलता कम है। ठीक, ये तमाम सारी चीज़ें, तो ये कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आप समझते हैं भाई, तेजी से थोड़ा बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों की क्या पूछ रहा है, लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए। तो भारत की बात की जाए तो भारत में भारतीय लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पहला आप क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे आपकी कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई। क्योंकि भारत की बात की जाए तो लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कच्चे माल प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। और विशेष रूप से जिन उद्देश्यों में दुर्लभ कच्चे माल को आयात के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो वहाँ पर इन जो है उद्योगों को विशेष कठिनाई होती है। औपचारिक एवं वित्तीय कठिनाइयों के कारण से उपयुक्त लाइसेंस या कोटा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें अधिक जो है पैसा खर्च करना पड़ता है, मूल्य देना पड़ता है। तो ये सब कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई है। तो इसीलिए भी लघु और कुटीर उद्योगों में कि ये समस्या, प्रथम समस्या, सबसे पहली और बड़ी समस्या है, कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई होती है। दूसरी बात, भारत जैसे देश की बात की है तो भारत में साख सुविधाओं का भी अभाव है। साख सुविधा मतलब क्या होता है, रुपया पैसा वाला मामला जो होता है, पूंजी जो होती है उसमें। खास करके बात की जाए लघु तथा कुटीर उद्योगों को सदैव वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है लगातार, और अपर्याप्त साधनों के कारण वे अपने उत्पादन कार्य का सही संचालन नहीं कर पाते हैं। और पर्याप्त प्रतिभूति एवं आंतरिक साधनों की कमी के कारण वित्तीय संस्थाएं इन उद्योगों को सहायता देने में सदैव संकोच करती हैं। बैंक से आप उधार लेने जाएंगे, कोनो धंधा खोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा आधे ज़्यादा तो पैसा वैसे 50-60 हज़ार वैसे आपका खर्च हो जाएगा दौड़ने धूपने में, लाइसेंस बनवाने में नहीं पता नहीं कितना खर्च हो जाएगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये लघु और उद्योग और इसकी कुटीर समस्याओं, मतलब कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। वहीं अगला प्रश्न मान लेते हैं, अगर आपको ये नहीं पता दूसरा कर सकते थे। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, मतलब कि कर सकते हो, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में जो आया था, इसके जो प्रमुख जो है प्राविधान हैं उनकी विवेचना करने को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं भाई। तो हुआ कुछ ऐसा कि राघवन समिति की रिपोर्ट आई, और राघवन समिति की रिपोर्ट के पश्चात क्या हुआ, भारत सरकार ने दिसंबर का महीना था, 2002 की बात है, उसमें प्रतियोगिता कानून पास कर दिया। और ये प्रतियोगिता कानून की बात की जाए तो अखिल भारतीय जो है विधान के रूप में लागू किया गया इस नियम को। और कानून में तमाम सारे प्रावधान बताए गए। जैसे पहला इसमें प्रावधान ये था कि कोई भी उद्यम या उद्यम समूह या कोई व्यक्ति हो या फिर कोई व्यक्ति समूह हो या फिर कोई व्यक्ति समूह उत्पादन हो, संभरण वितरण हो, भंडारण हो, वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसा समझौता नहीं करेगा जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके संभावित परिणाम स्वरूप भारत में प्रतियोगिता पर महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव पड़े। ऐसा समझौता जो ऊपर लिखित की अवहेलना करेगा गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक, मतलब भंडारण नहीं करना है अपने आप को, मतलब कि एक प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के बारे में थोड़ा कठिनाई, या संभरण या उत्पादन, समूह उत्पादन नहीं करना, तो तमाम सारी चीज़ें। ठीक, किंतु बात की जाए यह निगम किसी ऐसे समझौते पर लागू नहीं होता है यदि वह एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि ज्वाइंट जो है वेंचर है उसके रूप में है, जिसमें उत्पादन, संभरण, वितरण, भंडारण वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धि में होती है, तो उस पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि कोई समझौता जो वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन श्रृंखला अर्थात जो प्रोडक्शन चैन है उसके किसी भी स्तर पर किया जाता है गैर कानूनी माना जाएगा। जैसे कि इसमें बात की जाए श्रृंखलाबद्ध प्रबंध करना हुआ, या एकांतिक संभरण संधि कर ली गई हुई कि हम आप ही को कोई माल बेचेंगे या करेंगे, या फिर एकांतिक वितरण संधि हो गई कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं 1 साल तक आपको ही हम माल देंगे और किसी को नहीं देंगे। इस प्रकार से व्यापार की मनाही, अलग लोगों को व्यापार करने से मना कर देना हुआ, या फिर इसी प्रकार से पुनः विक्रय कीमत कायम रखने के रूप में किया गया। ये तमाम सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपके समक्ष है।
चौथा नंबर प्रश्न क्या है, मनरेगा पर टिप्पणी लिखिए। मनरेगा क्या है भाई, मनरेगा जो है माननीय जो है प्रधानमंत्री को लेकर, पहले इसका नाम नरेगा था, नरेगा से क्या बन गया, मनरेगा बना। मनरेगा जो है एक प्रकार से बात की जाए तो ग्रामीण बेरोजगार, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या की गई, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। क्या, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नरेगा। यन से क्या होता है, नेशनल, और एक प्रकार से बात की जाए जो है रोजगार, उसके बाद में क्या होता है आपका गारंटी और मतलब कि गारंटी और योजना। ठीक है, अब मनरेगा कहा जाता है इसको, नरेगा को मनरेगा कहा जाता है, यम आगे लगा दो जो है। ठीक, तो इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को किसने किया था, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ये बात ध्यान रखें, मनरेगा का आप जो है वो सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर आप डालेंगे मनरेगा ऐसे लिखेंगे, चाहे ऐसे मनरेगा लिख दीजिए, चाहे जो है आप NAREGA ऐसे लिख दें नरेगा, फिर यहाँ पर आप यम लिख देंगे आगे, तो ये लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। आप उसमें देख लीजिएगा कब शुरू हुआ, कब क्या हुआ, कितने मतलब सैलरी वगैरह सब मनरेगा। गांव के लोग खास करके सड़क वड़क बनाना हुआ तो अपने लोग ये सब मनरेगा। ठीक, जो लोग रोजगार नहीं है तो रोजगार देने के लिए। और बात की जाए संसद में बतौर कानून की शक्ल लेने के बाद प्रारंभ में इस योजना को पहले चरण में देश भर के चुने हुए 200 जिलों में लागू किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार के सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिनों का काम दिया जाता था। इस योजना के तहत गांव के में जो है अस्थायी परिसंपत्ति या बुनियादी संरचना का निर्माण किया जाता है, जो बाद में गांव के लोगों के जीविकोपार्जन में मदद कर सके। जैसे कि मान लेते सड़क बनाना हुआ गांव में, या गांव में सड़क में घास जम गई है तो उस घास को छीलना हुआ, या नाली बनी है, नाली में पानी नहीं बह रहा तो आप उसको भी सफाएंगे। इसी प्रकार से नाली बनवानी हो गांव की पूरी, या गांव में कोई ऐसी चीज़ जो कि एक प्रकार से चन्नी बनवा हुआ या फिर कोनो चीज़ हो, या तो ये सब मनरेगा का काम होता था कि सरकार के द्वारा वो करवाया जाता था, मतलब तो ये गांव के लोग ही उसमें शामिल कर लेते थे, उनको पैसा मिल जाता था, वो काम करते थे, इस प्रकार से था। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार से था। इसको लेकर के कई चीज़ें हैं, जैसे योजना की विभिन्न विशेषताओं में बात की जाए तो उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इसमें यदि काम नहीं मिलता है तो मजदूरी भत्ता दिया जाता है। काम करने की जगह मजदूर के घर से 5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं होती है, और महिला श्रमिकों को अपने बच्चों को साथ रखने की सुविधा भी इसमें दी जाती है। योजना के तहत पंचायतों को यह अधिकार दिया जाता है कि काम चाहने वाले लोगों की अर्जी का पूरा अध्ययन करें और उसे 15 दिन के भीतर काम देना सुनिश्चित करें। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समाहित कर लिया गया है। वर्ष 2007 से 8 में इस योजना का विस्तार 330 जिले में कर दिया गया था। वर्तमान समय की बात की जाए तो इसका विस्तार संपूर्ण देश में कर दिया गया है, और बजटीय वर्ष 2012-13 के लिए आवंटित 33 करोड़ रुपए से जो है संभावित व्यय वाली इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा, और गांव में अस्थायी महत्व व अस्थायी परिसंपत्तियों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जन्म दिया जो है जाना जो एक प्रकार से जाता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और आज भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहां मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है मनरेगा का, मनरेगा का फुल फॉर्म आपका क्या है भाई, मनरेगा की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एक क्रांतिकारी कदम है इस व्यवस्था में, और इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में ईमानदारी से किया गया है। और वर्ष 2020 में देखेंगे तो यहाँ तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया था कि आसान एवं सुखाकारी परिवर्तन होगा, और इसी प्रकार से आगे भी होता रहेगा। ठीक, ये मनरेगा के बारे में कुछ बातें थी जो कि हमने आपको बता दी, टिप्पणी लिख सकते थे ऐसे आप इस पर। और करके प्रश्न था अगला कि भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में अंतर स्पष्ट कीजिए। भुगतान शेष या व्यापार शेष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से लोग लिखेंगे आप कि बहुत से लोग भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन को एक ही समझ लेते हैं। भुगतान संतुलन या फिर व्यापार संतुलन या भुगतान शेष या भुगतान जो है शेष या व्यापार शेष एक ही बात है। भुगतान शेष को भुगतान संतुलन भी कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। तो बहुत सारे लोग भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन को एक समझ लेते हैं, लेकिन एक ये भ्रांति मात्र है। वास्तव में भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन यानी कि भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या होता है, खास करके अंतर पाया जाता है। अब आइए देखते हैं कौन कौन सा अंतर है, उसको आप लिखेंगे। पहला अंतर क्या है,
पहला अंतर यह है कि व्यापार संतुलन जो है केवल दृश्य व्यापार है, यानी कि विजिबल ट्रेड है। क्या? व्यापार संतुलन केवल दृश्य व्यापार है, यानी विजिबल ट्रेड है, अर्थात वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से संबंधित होता है व्यापार संतुलन। जबकि भुगतान जो संतुलन होता है उसमें दृश्य और अदृश्य व्यापार अर्थात वस्तुओं के आयात निर्यात के साथ साथ सेवाओं का आयात निर्यात भी सम्मिलित किया जाता है। तो वस्तुओं का आयात निर्यात केवल होता है किसमें? व्यापार संतुलन में, जबकि भुगतान संतुलन में आयात निर्यात वस्तुओं के आयात निर्यात के साथ ही साथ सेवाओं का भी आयात निर्यात किया जाता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है भाई भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में? दूसरा अंतर यह है कि व्यापार संतुलन जो होता है, जो व्यापार संतुलन होता है वह एक सीमित क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि जो भुगतान संतुलन होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह एक विस्तृत दृष्टिकोण से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग होता है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग होता है, अर्थात भुगतान संतुलन बड़ा होता है, व्यापार संतुलन छोटा होता है। समझ में आ गई बातें? आगे समझते हैं। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न क्या है? अवमूल्यन के उद्देश्य एवं लाभ बताइए। अवमूल्यन के उद्देश्य एवं लाभ बताइए। अवमूल्यन क्या है भाई, इसको समझते हैं। अवमूल्यन का उद्देश्य एवं लाभ बताइए। तो अवमूल्यन की बात की जाए तो अगर बात की जाए क्या होता है मुद्रा अवमूल्यन, तो जब क्या होता है कि एक राष्ट्र के द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्यों में कमी करना ही क्या कहलाता है, जिससे उस देश के निर्यात सस्ते हो जाएं और आयात महंगे हो जाएं, तो इसी व्यवस्था को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अपने देश की जो करेंसी है वो जो बाह्य मूल्य है उसका क्या कर दें, कम कर दें, मतलब दूसरे देशों में हमारी मुद्रा कम में चले। जैसे कि क्या हो जाए, उस देश के जो निर्यात है, निर्यात माने क्या होता है, बेचा जाए, तो जो बेचने वाला है वो सस्ता हो जाता है और जो आयात यानी खरीदने वाली वस्तु है महंगी हो जाती है। तो ये अवमूल्यन होता है, मुद्रा अवमूल्यन। ओके, अब अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है अवमूल्यन मुद्रा का, समझते हैं भाई। पहला उद्देश्य ये है, अवमूल्यन से तात्पर्य, आप फिर से समझिए, अवमूल्यन से तात्पर्य ये होता है, हालांकि हमने बता दिया आपको, एक व्यक्ति है पॉल एंजिंग कहते हैं कि मुद्राओं की अधिकतम समताओं में कमी करना ही अवमूल्यन होता है। ठीक, अब इसके कई उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ये है कि अवमूल्यन निर्यातों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। अगर आपको कोनो चीज़ बेचना है तो आप जो है क्या करेंगे भाई, अवमूल्यन कर देंगे तो निर्यात में आपकी वृद्धि हो जाएगी। दूसरा उद्देश्य क्या होता है अवमूल्यन का? दूसरा उद्देश्य ये होता है कि आयातों को हतोत्साहित करने के लिए इसे अपनाते हैं। आयात मतलब क्या होता है, यानी खरीदना, तो उसको हतोत्साहित करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन अपनाया जाता है, दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य होता है कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता में सुधार करने के लिए भी मदद करता है ये, तो ये भी उद्देश्य है। चौथा इसका उद्देश्य होता है क्या, घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। वहीं पांचवी की बात कीजिए तो पांचवा इसका उद्देश्य होता है कि मुद्रा की आंतरिक व बाह्य कीमतों में समानता लाने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक, कि आंतरिक और बाह्य कीमत क्या हो, बराबर हो, समान हो, इसीलिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। तो इसका ये 5 उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य हो गया कंप्लीट। अब लाभ सुनिए, इसका क्या लाभ होता है। तो अब मुद्रा अवमूल्यन से पहला लाभ ये होता है, क्या लाभ होता है कि निर्यातों को प्रोत्साहित करता है। क्या, निर्यातों को ये प्रोत्साहित करता है, ये समझ में क्या बात है, निर्यातों को प्रोत्साहित करता है। दूसरा लाभ क्या है कि आयात प्रतिस्थापन को क्या करता है, प्रोत्साहन, मतलब कि प्रोत्साहन प्रदान करता है। आयात प्रतिस्थापन, ठीक, प्रतिस्थापन, स्थापन नहीं, प्रतिस्थापन, प्रति माने नहीं, तो उसको प्रोत्साहन, मतलब कि प्रोत्साहन देता है, अर्थात आयातों को क्या करता है, हतोत्साहित करता है। ठीक, तीसरी बात क्या है, तीसरा इसका लाभ ये है कि विदेशी विनिमय कोषों में भी वृद्धि करता है। चौथा लाभ ये है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है इस अवमूल्यन से। पांचवा इसका लाभ ये है कि अधिक विदेश पूंजी, मतलब अधिक विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है। छठवां इसका लाभ ये है कि सरकार की आय में भी वृद्धि होती है मुद्रा के अवमूल्यन करने से। तो ये कई कारण होते हैं मुद्रा के अवमूल्यन करने से। और करके दिया है अगला प्रश्न क्या है कि भारत में रुपये का अवमूल्यन कब कब और क्यों किया गया। तो भारत में रुपये का अवमूल्यन कब कब किया गया और क्यों किया गया, इसको समझाने का प्रयास करें, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आपको बता दिया जाए तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए अवमूल्यन का सहारा लेता रहा है। उसमें लगभग बात की है, भारत में अभी तक 3 बार जो है क्या हुआ है, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अब आइए समझते हैं। पहला,
अब क्यों किया, तो इसको हमने आपको बता ही दिया क्यों करता है, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किया। ठीक, अब कब कब किया, 3 बार किया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब कब कब किया इसको समझते हैं। पहला किया था 1949 में, रुपए का अवमूल्यन किया था। पहला कब किया था, 1949 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके पश्चात इंग्लैंड पर ऋणों का भार बढ़ गया था, अतः उसने क्या किया, पाउंड जो है स्टर्लिंग का 30 दशमलव मतलब कि 30.5% अवमूल्यन कर दिया। चूँकि रुपया भी पाउंड से संबंध था, इसीलिए भारत ने भी 20 सितंबर 1949 के में रुपये का भी अवमूल्यन कर दिया। ओके, क्योंकि जब उसका अवमूल्यन हो गया जो है 30.5% किसका, पाउंड का, तो इसीलिए मुद्रा का भी, रुपये का भी हो गया, क्योंकि भारत का जो रुपया था उसी से संबंध रखता था। दूसरा इसका तब किया गया 1966 में, रुपये का अवमूल्यन कब किया गया, 1966 में, क्योंकि 1949 में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजित विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया गया, और जिससे क्या हुआ कि आयात संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, खाद्यान्नों के आयातों में भी वृद्धि हुई। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता व अन्य कारणों से हमारे निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही थी, अतः हम लोग क्या किए, 5 जून 1966 को भारत सरकार ने दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन करा। तीसरा कब किया था, 3 जुलाई 1991 को, 3 जुलाई 1991 को किया था। क्यों किया, क्योंकि 1991 के प्रारंभ के महीनों में रुपए की विनिमय दर में निरंतर कमी हो रही थी, और इसको ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई 1991 ईस्वी को 4 प्रमुख मुद्राओं जो है पाउंड स्टर्लिंग, येन और अमेरिकी जो है डॉलर, और उसके बाद में मार्क के संबंध में जो है रुपए का मूल्य जो है 8.7% से 9.7% तक कम करने की घोषणा की गई थी। तो ये आपका एक प्रकार से 3 बार हो चुका मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक, कब कब, पहला 1949 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1991 में। ओके, क्लियर हो गया। सॉरी 3 जुलाई बोल दिया था ना, नहीं 1 जुलाई है, 1 जुलाई, 1 जुलाई। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। छठवां नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में निर्यात जो है संवर्धन के 4 उपाय बताइए। निर्यात संवर्धन के 4 उपाय बताइए। फटाफट से एक बार, अगर आप में से किसी को पता है तो आप बताने का प्रयास करें। संवर्धन का 4 उपाय क्या है, भारत में निर्यात को अगर बढ़ाना है तो उसके 4 उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला उपाय हो सकता है आपका निर्यात संवर्धन का। पहला उपाय कौन सा होता है भारत में, तो पहला उपाय है उत्पादन में वृद्धि कर दी जाए। अगर आपके पास उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, उत्पादों की मात्रा अधिक होगी, तभी आप निर्यात यानी बेच सकेंगे। ठीक, तो मुद्रा मतलब भारत में अगर निर्यात मैंने समझ रहे बेचना, तो संवर्धन माने क्या होता है, बेचना, ज़्यादा बेचना हो, तो क्या करेंगे। इसका 4 उपाय क्या है। पहला उपाय ये है कि, पहला उपाय क्या है भाई, उत्पादन में वृद्धि कर दी जाए, क्योंकि निर्यात जो है व्यापार की सफलता देश में उपलब्ध निर्यात जो है जो अतिरेक होता है उस पर निर्भर करती है, और भारत एक विशाल देश है, जनसंख्या दृष्टि मतलब कि वृद्धि दर भी अधिक है, और ऐसी स्थिति में घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। फलतः यह आवश्यक है कि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो, जिससे निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त जो साधन है उपलब्ध हो सके। ये दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह कि उत्पादन लागत में कमी कर दी जाए, यानी कि विदेशी बाज़ारों में भारतीय वस्तुओं को प्रतियोगी बनाना होगा, किंतु यह तभी संभव होता है मेरे भाई जब इनकी उत्पादन लागत कम हो। अतः यह आवश्यक है कि विद्यमान तकनीकी में सुधार करके एवं प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि करके उत्पादन लागत में कमी की जाए। इसके साथ ही बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली पर भी ध्यान दिया जाना परम आवश्यक होगा, जिससे क्या होगा कि आंतरिक एवं बाह्य में तब जो व्ययता है, जो ज़्यादा खर्च होता है, उसको जो है एक प्रकार से कम किया जा सकेगा। तो एक प्रकार से ये होता है आपका उत्पादन लागत में कमी करना। तीसरा कारण मतलब भारत में निर्यात संवर्धन का एक उपाय ये है कि किस्म में सुधार की जाए, यानी जो वैरायटी आप बना रहे हो उसमें आप सुधार करें। यानी आधुनिक युग में जो क्रेताओं का बाजार है, तथा क्रेता उन्हीं वस्तुओं को खरीदता है जो है क्वालिटीदार होती हैं, जो जिनका गुण जो होता है उच्च होता है, उन्हीं को खरीदती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप अपने जो वस्तुएं बना रहे हैं आप, उसको आप लोग क्या करें, क्वालिटी में सुधार करें। तो ये होता है। चौथा उपाय क्या बना सकते हैं निर्यात संवर्धन में, कि निर्यात की जो नीति है एवं विकास की जो नीति है, उन दोनों नीतियों में आपका समन्वय होना चाहिए। निर्यात नीति एवं विकास नीति में समन्वय। चौथा उपाय निर्यात संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि निर्यात नीति को विकास नीति के एक अंग के रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
निर्यात व्यापार जहां देशों में मूल्य के उतार चढ़ाव एवं स्वदेश में उपलब्ध अतिरेक पर निर्भर करता है, वहीं विदेशों में खुली प्रतियोगिता से भी प्रभावित होता रहता है। और अतः निर्यात नीति को भी दीर्घकालीन होना चाहिए और उसे विकास से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति जब आप अपना लेंगे, निश्चित तौर पर जो है भारत में निर्यात को संवर्धन मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा भारत में। तो भारत में निर्यात संवर्धन के 4 उपाय अगर एग्जाम में पूछे आपका तो क्या लिखेंगे? पहला, उत्पादन में वृद्धि कर दी जाए। दूसरा, उत्पादन लागत में कमी कर दी जाए। तीसरा, किस्मों में सुधार किया जाए। चौथा, निर्यात नीति एवं विकास नीति में समन्वय स्थापित किया जाए। तो ये 4 उपाय हो सकते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। हालांकि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं, तो भारत में निर्यात संवर्धन के ये 4 उपाय मोस्ट हैं आपके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है और करके यानी अथवा में दिया है। अब चाहते तो आप ऊपर वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, अगर ये नहीं पता आपको तो आप इसके नीचे वाला यानी और के नीचे वाला आप दे सकते हो, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। जितना नंबर आपको ऊपर वाले का मिलेगा उतना नंबर इसका भी मिलेगा। प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि मूल्य नीति की अनिवार्यता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है? भारत में कृषि मूल्य नीति की अनिवार्यता जो है उसको स्पष्ट कीजिए। आखिरकार कृषि मूल्य नीति जो है भारत में अनिवार्य क्यों है, इसकी अनिवार्यता क्या है, उसको आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछा गया। अब 200 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे? बड़ा एक प्रकार से आपके समक्ष आ रहा टास्क आ चुका कि हाँ कैसे लिखना है, किस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। बड़ा जटिल मुद्दा है भाई, अब क्या करें, इसमें बड़ा परेशान हो रहे होंगे आप लोग। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है बुक पढ़ें, कहीं सीरीज अवेलेबल है सीरीज से पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनिए का प्रयास करेंगे कि भारत में कृषि मूल्य नीति की अनिवार्यता अगर आपको स्पष्ट करनी तो सबसे पहले आप सारी बातों को मेरी सुनिएगा। कृषि कीमतों में तेज वृद्धि और उतार चढ़ाव के कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं, पहली लाइन लिखेंगे। उसके बाद में आगे लिखेंगे जैसे कि किसी फसल के मूल्य में अगर तेजी से हम गिरावट कर दें या फिर उसकी गिरावट आने से क्या होता है, उत्पादकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी आय में कमी आती है, भविष्य में वे दोबारा जो है पैसा लगाने में हिचकिचाएंगे। और अगर इसकी विपरीत स्थिति हो जाए कि उपभोक्ता जो है वर्ग प्रभावित होगा, इसके विपरीत अगर होगा तो उपभोक्ता वर्ग प्रभावित होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी कृषि जो है कीमत नीति बनाने की आवश्यकता होती है जो कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं इन दोनों के हित में हो और इन दोनों के हितों की क्या करे, रक्षा भी करे। तो ऐसी नीति को बनाना चाहिए। तो इसीलिए अनिवार्य होता है कि जो है कृषि नीति बनाई जाए। ठीक, अतिरिक्त उत्पादन वाले वर्षों में सरकार को चाहिए कि वह उचित दामों पर किसानों से उत्पादन खरीद ले ताकि उन्हें हानि ना हो। और ये दाम ऐसे होने चाहिए कि किसानों की उत्पादन लागत को पूरा करने के बाद कुछ न्यूनतम मुनाफा भी दे सकें। जैसे कि आपने गेहूं बोया, अब गेहूं हो गया आपका। अब गेहूं बोने में आपने मान लेते हैं कि 10,000 की भर्ती लगाई खेत में, 10,000 की भर्ती लगी। अब उसमें आपने मेहनत करा, 10,000 की भर्ती मान लेते, कुल मेहनत उन्होंने जोड़ करके आपने 10,000 बताया कि 10,000 भैया भर्ती लगी है। अब सरकार क्या करे, जितना गेहूं आपका हुआ है उसके हिसाब से दाम लगाए, गेहूं का कैसा दाम सेट करे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो गेहूं खरीद कर बोया है तो मतलब लगभग 20 रुपये किलो अगर गेहूं उसका बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट उसकी पास होगा। क्योंकि वो उसमें भर्ती लगाएगा, सींचेगा, 3-4 पानी सींचेगा, उसको काटेगा, दवाएगा, उसको कई प्रकार के कार्य करेगा। तमाम सारे उसमें बीमारियां भी हो सकती हैं उससे। ठीक है, दमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, टीबी जैसे तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। आप कभी गेहूं दाया जाता हो तो उसमें बड़ा ज़्यादा जो है धूल वगैरह उड़ती हैं, गर्दा जो आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है किसानों को अपने मतलब कि गेहूँ उत्पादन करने में, और आप तो मज़े में बैठ कर खा रहे हो वहाँ पे। तो ये होता है आपको। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसी कृषि नीति बनाए जिससे क्या हो, कृषि नीति जरूरी होती है क्योंकि अगर किसानों को ये नहीं पता रहेगा कि भाई अगर मैं गेहूं बो रहा हूं तो अपने लिए मान लेते बोएगा तो 1 बीघा बोएगा कि उसमें खा पी लेगा अपना परिवार,
बाकी बोएगा नहीं, बाकी कोई दूसरी फसल बोएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मंडी होगी उस मंडी में गेहूं कम जाएगा, और जब गेहूं कम जाएगा तो भाई उसकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन के साधन, जब उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। जब उत्पादन आपके पास है ही नहीं, आपके पास गेहूं है ही नहीं, तो क्या बेचोगे, तो आप जाहिर सी बात है महंगा करोगे। इसीलिए ये सब झेल झमेला ना करना पड़े, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी नीति बनाए जिस नीति के तहत क्या हो, किसानों को यह आश्वासन दिया जाए कि आपकी फसल अगर तैयार होगी तो हम इस फसल पर इतना दाम देंगे। मान लेते हैं अगर ये भी ना बताएं कि हम कितना दाम देंगे, तो आपसे बाद में पूछें कि भैया आपने कितनी भर्ती लगाई थी, कितना अनाज निकला, उसके हिसाब से आपको कुछ जो है क्या कर दें, मुनाफा दें और आपका गेहूं खरीद ले आपसे, ठीक, या फिर जो भी आपने उत्पादन किया। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, समझ में आ गई बातें। तो इसीलिए ज़रूरी होता है आपका जो है ये। तो इस प्रकार सरकार के पास जो भी मतलब कि प्रतिरोधक भंडार इकट्ठा होंगे, उनका इस्तेमाल वह उन वर्षों में मांग को पूरा करने के लिए करेगा जब उत्पादन में कमी होती है। जैसे गेहूँ मान लेते, जब गेहूँ उत्पादन हुआ खूब धड़ल्ले से, सभी ने बेचा, खरीद ले तब सरकार सभी का गेहूँ। उसके बाद में जब गेहूँ सबकी बहुत लोगों के पास ख़त्म हो जाएगा तब गेहूँ को बेच दें। तो ऐसा करना चाहिए सरकार को। ओके, तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है। तो इससे ना केवल आयातों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपितु कीमत स्तर को भी एक उचित स्तर जो है पर बनाया जा सकेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे क्या होगा कि उपभोक्ताओं की कठिनाई मतलब कि उपभोक्ताओं को कठिनाई भी नहीं होगी और चीज़ें सस्ती भी होंगी और सही तरीके से चलेंगी, माल मंडी में बना रहेगा। तो सरकार की कृषि कीमत नीति के दो मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कीमतों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने देना, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि कीमतों को एक न्यूनतम स्तर से नीचे भी ना गिरने देना। ना तो एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिरे कीमत और ना जो है उच्चतम रेट से ज़्यादा हो, ठीक। तो ये बात होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि यह तभी हो पाएगा जब सरकार क्या करेगी, बफर भंडारों का निर्माण करे। सरकार क्या करे मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार नीति बनाए, और जब सरकार नीति बनाएगी तभी ये सब संभव हो सकेगा। तो इस प्रकार से भारत में कृषि मूल्य नीति की अनिवार्यता स्पष्ट होती है। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया होगा, आप लिखेंगे कि यह तय है, भारत में कृषि मूल्य नीति की अनिवार्यता स्वाभाविक है। और ये बात उपर्युक्त कथनों से या उपर्युक्त विश्लेषण के जो है आधार पर स्पष्ट होती है। इतना लिख करके आप आसानी से निकल जाइए, अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक। तो ये भाई आपके 10 लघुत्तरीय कंप्लीट हो गए और 10 आपके अति लघुत्तरीय कंप्लीट हो गए। निश्चित तौर पर आपकी बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अब जो है मेरे पास दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न है, अब इनको आप लोग जो है अपनी बुक वगैरह में सीरीज में दिया तो पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने होंगे आपको एग्जाम में। खंडसा की बात मैं कर रहा हूँ, 5 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना होगा। प्रश्न क्या है, 57 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी की समस्या की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लीजिएगा। ग्रामीण भारत में रोजगार संवर्धन के लिए जो है संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है इतना लंबा ना पूछा जाए, इसका 2 ही पार्ट पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक उपक्रमों के योगदानों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष एग्जाम में आ सकता है, कौन सा प्रश्न है कि भारत की नई कृषि नीति के उद्देश्य क्या हैं, मतलब कि क्या क्या हैं, आपको उसकी विवेचना करनी है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है, 10वां नंबर प्रश्न है कि हाल के वर्षों में भारत के निर्यात में हुए प्रमुख परिवर्तनों को निष्कर्ष सहित रेखांकित कीजिए। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपका 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो अगर आप यूपी से तो ज़्यादा बेटर है, इसको आप पढ़ लें। अगर आप किसी दूसरे देश से हैं, मतलब किसी दूसरे प्रदेश से हैं, तो आप अपने प्रदेश का वर्तमान समय में जो औद्योगिक विकास के लिए जो नीति अपनाई गई है या फिर जो चित्र है वहाँ का, या फिर कैसे औद्योगिक विकास हो रहा है, उसके बारे में आप लिखने का प्रयास करें, ठीक। तो ये हो गया आपका। अगर आपको बता दूं कि एक वीडियो जो है ये वाली है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके समझ प्रस्तुत हो गई होगी। ये बड़ी ही अच्छी बात है, इसमें कम समय में तैयारी करने का एक तरीका बताया गया है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें, इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कल ही ये लाइव क्लास हुई थी आपकी, प्राचीन इतिहास की पेपर 1 की क्लास हो चुकी है। आप लोगों ने नहीं देखा तो इसको भी देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री, B3 के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके।
इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस के तीनों पेपर के ऑलरेडी हमने दे दिया है। हिंदी के 2 पेपर के हो चुके हैं, 1 पेपर का बचा हुआ है। इसी प्रकार से होम साइंस का 1 पेपर का दे दिया है और बाकी पेपर के मैं दूंगा जल्दी। ओके, मिलते हैं फिर। इसी प्रकार संस्कृत वगैरह के भी, मनोविज्ञान, इन सभी के भी देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।